वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों इससे पहले हमारे पार्ट नंबर 2 में हमने इसके जो 43 क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं और आज हम करेंगे 44वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, इस टॉपिक का 44वां क्वेश्चन है। 44वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि नल को दो अंगुलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है क्योंकि। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना, हमारा जो नल होता है इसको दोस्तों अपन दो अंगुलियों की सहायता से आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। दोस्तों आपको रीज़न बताना है किस कारण है, क्योंकि नल को खोलने अथवा बंद करने के लिए उपलब्ध बल अधिक हो जाएगा, या यह बल कोणीय बल के प्रयोग में मदद करता है, या बनने वाले बल युग्म के कारण घूर्णी प्रभाव हो जाता है, या एक अंगुली घर्षण समाप्त करती है तथा दूसरी अंगुली बल प्रदान करती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी बनने वाले बल युग्म के कारण घूर्णी प्रभाव होता है। क्योंकि दोस्तों यदि अपन इसको दो अंगुलियों की सहायता से खोलते हैं, यानी दोस्तों एक अंगुली से को अपन इसको अंदर की तरफ खींचते हैं और दूसरी अंगुली से दोस्तों अपन इसके यानी बाहर की ओर फोर्स लगाते हैं, तो दोस्तों इस पर यानी दो यानी समान बल यानी समांतर बल हैं जो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, यानी दो बल युग्म हैं। इन बल युग्म के कारण दोस्तों इसके अंदर यानी घूर्णी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, यानी यहाँ से घूमने लग जाती है और इसी घूर्णी गति के कारण दोस्तों हमारा जो नल है उसको आसानी से खोला या बंद किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी बनने वाले बल युग्म के कारण घूर्णी प्रभाव होता है, इसलिए अपन दो अंगुलियों की सहायता से नल को आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 45 क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि माना कि किसी कण अथवा स्थिति सदिश आर है पर लगने वाला बल F है एवं मूल बिंदु के परितः इस बल का बल आघूर्ण T है, तो यानी दोस्तों आपको क्या दिया हो कि कोई भी हमारा स्थिति सदिश है उस पर दोस्तों यानी कोई यानी फोर्स F कार्य कर रहा है और उसके अंदर दोस्तों बल आघूर्ण T उत्पन्न होता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यानी कथन सत्य है। तो दोस्तों अपन जानते हैं हमारा जो बल्ला गुण का फॉर्मूला होता है दोस्तों एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, यानी दोस्तों अपन कोई भी दो सदिशों का यदि वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं यानी सदिश गुणन करते हैं तो दोस्तों हमारी जो राशि प्राप्त होती है वो भी सदिश होती है और वो इन दोनों के लंबवत होती है। और हम जानते हैं दोस्तों दो यानी लंबो सदिशों का अपन डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एफ एवं टी वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और आर एवं टी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी दोस्तों हमारे यदि एफ इस डायरेक्शन में है आर इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों का यदि डॉट यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इन दोनों की परपेंडिकुलर होगा। तो इसके कारण दोस्तों इसको अपन इन दोनों के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मान जीरो प्राप्त होगा। इस कारण अपन कह सकते हैं कि दोस्तों आर को टी के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा शून्य प्राप्त होगा और एफ को टी के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी शून्य प्राप्त होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 46 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि जब एक द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु के परितः एक तल में गति करता है तो इसके कोणीय संवेग की दिशा किसके अनुदिश होती। यानी दोस्तों आपको बताना कि एक द्रव्यमान है वो निश्चित यानी कोई एक बिंदु है इसके परितः इस प्रकार से गति कर रहा है, दोस्तों घूर्णन गति कर रहा है, तो आपको बताना है इसके अंदर दोस्तों जो कोणीय संवेग उत्पन्न होगा उसकी दिशा किसके अनुदिश होगी। तो दोस्तों याद रखना मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारा जो कोणीय वेग होता है कोणीय त्वरण होता है वो दोनों ही एक अक्षीय सदिश राशि होती है, यानी दोस्तों इनकी दिशा होती है वो इस एक्स के अनुदिश होती है। तो इसके कारण दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग है वो भी हमारा कोणीय वेग के कारण ही उत्पन्न होता है, तो इसके कारण इसकी भी दिशा जो डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों वो इसी यानी एक्स के अनुदिश हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी दोस्तों आपका जो कोणीय त्वरण होता है या कोणीय वेग होता है या दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग होता है इन तीनों की डायरेक्शन दोस्तों हमारा जो अक्ष है यानी घूर्णन अक्ष इसके अनुदिश होती है, इन दोनों तीनों ही हमारी अक्षीय सदिश हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी इसकी जो दिशा होगी वह घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। अब देखते हैं आपके लिए 47 क्वेश्चन है, हमारा जो 47 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी पिंड का कोणीय संवेग किसका गुणनफल होता है। दोस्तों आपको बताना हमारा जो कोणीय संवेग होता है एल वो आपको बताना है किस किस का गुणनफल होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई ओमेगा, यानी ये दोस्तों हमारा जो जड़त्व आघूर्ण होता है और हमारा जो कोणीय वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी दोस्तों किसी पिंड का जो हमारा कोणीय संवेग है यानी एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग का हमारा गुणनफल होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 48 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि कक्षीय गति में कोणीय संवेग सदिश होगा। यानी दोस्तों आपको बताना हमारा जो कक्षीय गति या जो घूर्णन गति होती है
इसके अंदर बताना जो कोणीय संवेग होता है वह तिर्य्यीय तिर्य्यीय सदिश के अनुदिश होगा, रेखीय संवेग के समांतर होगा, या कक्षीय तल में होगा, या कक्षीय तल के लंबवत है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कोणीय संवेग होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्स के अनुदिश होती है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो एक्स होता है, घूर्णन अक्ष होता है, वह यानी कोई भी हमारा घूर्णन यानी कक्षीय तल होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। यानी दोस्तों ये जो हमारी पिंड है यानी कागज़ के तल में घूम रही है, इस प्रकार से घूर्णन कर रही है, तो हमारा जो घूर्णन अक्ष होगा दोस्तों वह कागज़ के तल के लंबवत होगा, यानी इस प्रकार से होता है इसके परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जो कक्षीय गति के अंदर जो कोणीय संवेग की गति होगी वो हमारे कक्षीय तल के लंबवत हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 49 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि कणों के निकाय का कोणीय संवेग परिवर्तित होता है यदि। यानी दोस्तों आपको बताना हमारा जो कोई भी निकाय है उसका जो कोणीय संवेग है यानी एंगुलर मोमेंटम है वो परिवर्तित कब होता है। आपको बताना कि निकाय पर बल कार्य करता है तब, या निकाय पर बल आघूर्ण कार्य करता है तब, या वेग की दिशा परिवर्तित होने पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमारा जो रेखीय गति के अंदर बल इज इक्वल टू dp अपॉन में dt होता है, यानी संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। दोस्तों उसी प्रकार से हमारी जो एंगुलर गति होती है उसके अंदर बल आघूर्ण होता है वो कोणीय संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा यदि किसी पिंड पर यदि जब तक बल आघूर्ण कार्य करेगा दोस्तों, जब तक उसके अंदर यानी संवेग में परिवर्तन रहेगा, तब दोस्तों हमारा जब बल आघूर्ण का मान यदि जीरो हो जाता है तो डेल्टा एल का मान भी डी एल का मान भी जीरो हो जाएगा। नहीं दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं उसके परिवर्तन जीरो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि हमारा कोणीय संवेग परिवर्तित हो रहा है तो इसका कारण है कि इस पर हमारा बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी किसी निकाय की कोणीय संवेग में परिवर्तन होता रहेगा जब तक कि निकाय पर बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी जब तक इस पर टो कार्य करेगा तब तक इसका कोणीय संवेग परिवर्तित होता रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 50 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक समान भार की एक शक्ति अपने तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाले एक्स के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। माना कि इसकी कोणीय गति कोणीय संवेग एल है, पिघली हुई प्लास्टिक की एक बूंद चिपक कर गिर कर चिपक जाती है तो क्या नियत रहेगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास दोस्तों एक यानी शक्ति है, वह अपने यानी केंद्र से गुजरने एवं तल के लंबवत गुजरने वाला जो अक्ष है इसके सापेक्ष दोस्तों वह घूर्णन गति कर रही है। तब आपको बताना यदि दोस्तों इस पर एक प्लास्टिक की बूंद है वो गिरकर इसके ऊपर चिपक जाती है, तो उस कंडीशन में बताना कि दोस्तों इसका क्या है नियत रहेगा, ओमेगा, ओमेगा तथा एल या केवल एल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं कि किसी वस्तु पर यदि जब तक कोई बाह्य यानी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है तब तक दोस्तों इसका जो कोणीय संवेग होगा एल वो हमेशा नियत रहेगा, नहीं यह परिवर्तित नहीं होगा। और हम जानते हैं दोस्तों जल एल इज इक्वल टू हमारा आई ओमेगा होता है। यदि दोस्तों इस पर हमारी कोई भी यानी प्लास्टिक की बूंद आकर चिपक गई है, यानी दोस्तों शक्ति का मास हमारा परिवर्तित हो गया है, और मास यानी परिवर्तित होने के कारण दोस्तों हमारी इसका जड़त्व आघूर्ण भी चेंज हो जाएगा। और यदि जड़त्व आघूर्ण चेंज हो रहा है तो दोस्तों ओमेगा भी चेंज होगा, क्योंकि दोस्तों एल का मान हमारा कांस्टेंट रहता है। यदि इस इक्वेशन में यदि आई यानी दोस्तों आई का मान यदि बढ़ रहा है तो ओमेगा का मान कम हो जाएगा, यदि आई का मान कम हो रहा है तो ओमेगा का मान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यदि किसी शक्ति पर यदि प्लास्टिक की बूंद आकर यानी चिपक जाती है तो उस कंडीशन में केवल हमारा यानी दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग होगा वही हमारा नियत रहेगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्षण भर में सिकुड़ कर वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाती है तो एक दिन में घंटे होंगे। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हो कि हमारी जो अर्थ है यानी दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है उसकी यदि रेडियस है दोस्तों वो सिकुड़ कर यानी दोस्तों सिकुड़ कर आधी हो गई है, तो आपको बताना है कि हमारे जो एक दिन में जो घंटे होंगे वो कितने हो जाएंगे। दोस्तों हम जानते हैं यदि हमारा कोई भी जड़त्व आघूर्ण है, यदि दोस्तों यदि उसका द्रव्यमान नियत रहे और यदि आर त्रिज्या को अपन परिवर्तित करें तो हम जानते हैं दोस्तों यह त्रिज्या की समानुपाती होती है, यानी आर जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है दोस्तों आर की समानुपाती होता है। और दोस्तों एल इज इक्वल टू हमारा आ होता है आई ओमेगा। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो आई है दोस्तों वो ओमेगा की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जड़त्व आघूर्ण है दोस्तों वो ओमेगा की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और हमें दोस्तों एक फॉर्मूला और पता है, अपन जानते हैं जो ओमेगा इज इक्वल टू होता है वो 2 पाई अपॉन में टी होता है। यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो कोणीय यानी जो हमारा कोणीय वेग है एंगुलर वेलोसिटी है वो आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि इसकी व्युत्क्रमानुपाती है तो दोस्तों ओमेगा यदि हमारा नीचे है तो आवर्तकाल ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारा जो आवर्तकाल है दोस्तों वह आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों आपको इतना यदि ये याद
नहीं रहता। तो आप याद रखें डायरेक्ट, यानी यदि कोई भी पृथ्वी है, यदि इसको अपन त्रिज्या को सिकुड़ देते हैं तो दोस्तों जो इसका आवर्तकाल होता है वो इसकी आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यदि दोस्तों अपन त्रिज्या को कितना कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा जो आवर्तकाल हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों r/2 करेंगे तो नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। और हम जानते हैं पृथ्वी का आवर्तकाल दोस्तों 24 घंटे का होता है। यदि 24 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी 8 चौक 24, यानी दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर 6 चौका 24 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि दोस्तों अपन ने पृथ्वी की त्रिज्या को सिकुड़ कर वर्तमान त्रिज्या की आधी कर दें तो एक दिन में दोस्तों जो घंटे होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हॉर्स हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 52 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक शक्ति कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, एक बच्चा इस पर धीरे से बैठ जाता है तो संरक्षित रहेगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि आपके पास एक शक्ति है वो दोस्तों कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, यदि इस पर यानी धीरे से आकर दोस्तों कोई एक बच्चा है वो इसके किनारे पर बैठ जाता है तो आपको बताना है कि दोस्तों इसमें क्या संरक्षित रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब यानी कि कोई भी चक्ति घूम रही है तो इस पर यानी बच्चा आकर के बैठ जाएगा तो चक्ति का जो द्रव्यमान हो जाएगा यानी इसका बढ़ जाएगा, और दोस्तों इसकी जो त्रिज्या जाएगी वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों यही इसके किनारे पर बैठा है। तो दोस्तों यानी कि एम का और आर का मान बढ़ने के कारण हम जानते हैं जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है दोस्तों वो एम आर स्क्वायर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण दोस्तों हमारा चेंज हो जाएगा, और हम जानते हैं जो एल इक्वल टू होता है दोस्तों वो आई ओमेगा होता है। जब तक इस पर बाह्य यानी बल युग्म कार्य नहीं करेगा, बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा दोस्तों हमारा ये तो नियत रहेगा और ये नियत रहेगा, तो दोस्तों इसके चेंज होने के कारण हमारा ये भी चेंज हो जाएगा। यानी इसका मान तो नियत है, यदि इस दोस्तों जड़त्व आघूर्ण बढ़ रहा है तो कोणीय हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसके मान को तो कम होना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोस्तों इसके अंदर भी हमारा जो कोणीय संवेग होगा वही हमारा संरक्षित रहेगा। हमें पूछा गया है कि संरक्षित रहेगा, तो दोस्तों संरक्षित रहने वाली राशि हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी वाली, यानी कोणीय संवेग। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपके लिए 53 क्वेश्चन है हमारा जो 53 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि कणों के निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि निकाय पर कोई बल कार्य नहीं करता है, या निकाय पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है, या निकाय पर कोई बाह्य आवेग कार्य नहीं करता। दोस्तों आपको क्या बताना है, हमारा कोई निकाय है उसका दोस्तों कोणीय संवेग है यानी एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट है, नियत है। तो आपको बताना है कि दोस्तों वह कब नियत होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार हमारी जो रेखीय गति के अंदर एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी होता है, उसी प्रकार हमारी जो हमारी घूर्णन गति होती है उसके अंदर डी एल अपॉन में डी टी होता है। जब तक दोस्तों इस पर हमारा जो बल आघूर्ण कार्य करेगा तो दोस्तों यानी डी एल होगा, इसके अंदर यानी संवेग में परिवर्तन होगा। जब भी दोस्तों इसका मान 0 जाएगा तो इसके अंदर संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, कोणीय संवेग पर में परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों मैं दिया हुआ कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो यानी कि दोस्तों डी एल का मान हमारा 0 कब होगा, यानी इसमें परिवर्तन कब नहीं होगा, जब यानी ये जिस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी किसी निकाय पर बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है तो इसका जो कोणीय संवेग वो हमारा संरक्षित रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 54 क्वेश्चन है, इसमें क्या कि कोणीय संवेग है सदिश अक्षीय या सदिश ध्रुवीय या अदिश या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों हमारा जो कोणीय सदिश है वो आपको बतानी है कि सदिश है लेकिन कौन सी है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोणीय वेग या कोणीय त्वरण एवं कोणीय संवेग है इन तीनों की डायरेक्शन दोस्तों हमारी जो अक्ष की अनुदिश होती है, तो दोस्तों यानी हमारी सदिश राशि होती है और इसकी यानी दूसरी दिशा होती है वो अक्ष की अनुदिश होती है यानी अक्षीय होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 54 यानी 55 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि किसी कण पर लगाया गया बल आघूर्ण शून्य हो तो इसका कोणीय संवेग होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारा दोस्तों कोई भी कण है उस पर लगाया गया बल आघूर्ण है दोस्तों टी का मान हमारा शून्य है तो इसका कोणीय संवेग होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो टो इज इक्वल टू होता है वो डी एल अपॉन में डी टी होता है। जब यदि दोस्तों इस पर बल लगाया गया बल आघूर्ण शून्य है तो हमारा दोस्तों डी एल का मान हो जाएगा शून्य, यानी दोस्तों संवेग कोणीय संवेग में परिवर्तन है ये, यानी L2 माइनस L1 का मान हमारा 0 है, यानी कि इस संवेग में परिवर्तन 0, कोणीय संवेग में परिवर्तन 0 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इसका जो मान होगा दोस्तों वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा यानी जो हमारा कोणीय संवेग होगा दोस्तों वो यानी सी हो जाएगा, यानी कि दिशा में भी समान होगा और परिणाम में भी समान होगा। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं हमारा जो कोणीय संवेग होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा अक्ष के अनुदिश होती है, यानी दोस्तों कांस्टेंट रहेगी यानी चेंज नहीं होगी। और परिणाम यदि दोस्तों इसमें बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा तो डेल्टा एल का मान शून्य है, यानी दोस्तों इसमें ये भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ए तथा बी दोनों। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 56 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि सौर मंडल में उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारे सौर मंडल के अंदर सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं वह दोस्तों इसकी गति होती है वो किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती
है। तो दोस्तों याद रखना, हमारा जो केपलर का द्वितीय नियम है उसने बताया था कि हमारा जो केपलर ने द्वितीय नियम में यही बताया था कि सौर मंडल के अंदर जो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, दोस्तों जो कोणीय संवेग होता है वो हर जगह संरक्षित रहता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी सौर मंडल में जो ग्रहों की गति होती है दोस्तों वह कोणीय संवेग संरक्षण का ही सिद्धांत है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 57 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 8 त्रिज्या की एक पतली वलय को इसके केंद्र के परितः घूर्णन कराते हैं तब इसकी त्रिज्या। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पता है कि आपके पास कोई एक 8 त्रिज्या की वलय है, यदि दोस्तों इसको इसका जो केंद्र से यानी परितः यानी दोस्तों इसका जो घूर्णन अक्ष है इसके सापेक्ष इसको घूर्णन करा रहे हैं, यानी दोस्तों यानी घूर्णन गति करा रहे हैं, तब आपको बताना है कि दोस्तों इसकी जो वलय की रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो किस प्रकार से चेंज होगी। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ये बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों यदि यह घूर्णन गति कर रही है तो इस पर भार की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा, और इस भार की ओर अपकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों यानी भार फोर्स लग रहा है तो इसके रेडियस का मान होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी यदि कोई वलय है उसको इसके अक्ष के सापेक्ष यदि अपन घूर्णन कराए हैं तो दोस्तों इसके जो रेडियस का मान होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दोस्तों बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा बल्कि मामूली परिवर्तन आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 58 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि रेखिक गति में बल घूर्णन गति में किसके समरूप होता है। यानी दोस्तों आपको बताना हमारा जो रेखिक गति में जो बल होता है वो घूर्णन गति में किसके समरूप होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो काम है दोस्तों रेखिक गति में जो बल कार्य करता है उसी वही कार्य घूर्णन गति में टो का होता है, यानी बल्ला गुण का होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों जो कार्य रेखिक गति में बल का होता है वह घूर्णन गति में हमारा बल्ला गुण करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो 59 क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि यदि आई एल्फा तथा टो क्रम से किसी वस्तु की जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण तथा बल आघूर्ण हो तो वस्तु किसी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई भी वस्तु है उसका जो जड़त्व आघूर्ण है दोस्तों आपको आई दिया हुआ है, और इसका जो कोणीय त्वरण है वो आपको एल्फा दिया हुआ है और बल आघूर्ण टो दिया हुआ है, और यदि दोस्तों यह ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है इस प्रकार से, तब आपको बताना कि दोस्तों इन तीनों के अंदर कौन सा संबंध संयोग है। इनके नीचे आपको 4 संबंध दिए हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना, और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जिस प्रकार से हमारी जो रेखीय गति होती है उसके अंदर एफ इक्वल टू हमारा एम ए होता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो घूर्णन गति होती है उसके अंदर टो इज इक्वल टू आई एल्फा होता है। एंड दोस्तों जो हमारा रेखीय गति में द्रवण का कार्य होता है वो घूर्णन गति के अंदर जड़त्व आघूर्ण करता है, और यानी त्वरण की जगह हमारा कोणीय त्वरण हो जाएगा और बल की जगह हमारा हो जाएगा बल आघूर्ण। तो इस प्रकार से दोस्तों एफ इज इक्वल टू एम ए आपको पता होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये भी याद रखते हैं कि हमारा जो टो इज इक्वल टू होता है वो आई एल्फा होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी हमारा जो टो बराबर हो जाएगा वो जाएगा आई इंटू एल्फा, यानी जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 60 नंबर का, इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी पिंड की घूर्णी गति निम्न में से किसके कारण होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई पिंड है वो घूर्णी गति कर रहा है, नहीं दोस्तों घूर्णन कर रहा है, वो किसके कारण करता है। तो दोस्तों याद रखना, यदि कोई वस्तु है यदि इस पर दोस्तों यानी दो बल यानी विपरीत यानी समांतर एवं विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो दोस्तों उसके कारण उसके अंदर आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और उसी यानी दोस्तों बल आघूर्ण के कारण यह घूर्णन गति करने लग जाती है इस प्रकार से। तो याद रखना दोस्तों, जब यानी किसी वस्तु पर बल युग्म कार्य करेंगे दोस्तों, बल युग्म क्या होते हैं कि ऐसे बल जो विपरीत दिशा में कार्य करते हो और समांतर हो। यानी दोस्तों किसी वस्तु पर यदि विपरीत दिशा में और दो समांतर बल कार्य करेंगे तो उसमें यानी बल आघूर्ण लग जाएगा, और बल आघूर्ण के कारण ही यह घूर्णन करेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों बल युग्म के कारण ही हमारा जो कोई पिंड है वो घूर्णी गति करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 61 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो पिंड में कौन परिणाम तथा दिशा में नियत रहता है। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि हमारा कोई भी पिंड है उस पर यदि दोस्तों बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं करे, यानी दोस्तों टो का मान यदि इस पर 0 है तो आपको बताना है कि परिणाम व दिशा में नियत रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर यदि बल आघूर्ण हमारा शून्य होता है तो दोस्तों हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कोणीय संवेग होता है एल का मान, उसका मान भी शून्य होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टो इज इक्वल टू होता है डी एल अपॉन में डी टी। यदि टो का मान 0 है तो हमारा डी एल का मान 0 जाएगा, यानी कि डी एल का मतलब क्या है कि संवेग में परिवर्तन। तो हमारा जो कोणीय संवेग में परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, एंड दोस्तों कोणीय संवेग में परिवर्तन हमारा शून्य हो जाएगा, डीएल का मान शून्य होगा। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों एल का मान हमारा कांस्टेंट है, नियत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यदि किसी निकाय पर बल आघूर्ण कार्य न करे तो हमारा जो कोणीय संवेग होगा वो परिणाम व दिशा में नियत रहेगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि
बल युग्म उत्पन्न करता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो विपरीत दिशा में जो बल कार्य करते हैं, जो जो समांतर होते हैं, वो हमारा बल युग्म होता है। और दोस्तों बल युग्म क्या उत्पन्न करता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि किसी वस्तु पर दो बल यानी एक बल युग्म कार्य करता है तो इसमें यानी घूर्णन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण के कारण दोस्तों यह घूर्णी गति करने लग जाती है। तो दोस्तों याद रखना, यदि किसी वस्तु पर यदि बल युग्म कार्य कर रहा है तो दोस्तों उसमें के अंदर केवल घूर्णन गति ही उत्पन्न होती है, नहीं वह घूर्णन गति करता है बल युग्म के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी बल युग्म यानी दोस्तों उत्पन्न करता है वो केवल घूर्णी गति को उत्पन्न करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो 63 क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक पहिए पर लगने वाला नियत बल आघूर्ण इसके कोणीय संवेग को 4 सेकंड में ए नॉट से 4 ए नॉट कर देता है, तो बल आघूर्ण का परिणाम होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपका कोई एक निकाय है, यानी एक पहिया है। दोस्तों इस पहिए पर यदि दोस्तों कोई एक बल आघूर्ण कार्य कर रहा है और इस बल आघूर्ण के कारण दोस्तों यह क्या होता है कि इसका जो कोणीय संवेग है यानी एंगुलर मोमेंटम है वो 4 सेकंड के कारण दोस्तों 4 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो DL अपॉन में DT होता है। तो दोस्तों हमारा संवेग में परिवर्तन यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, यानी पहले 4 ए नॉट था, पहले ए नॉट था, फिर होगा फिर 4 ए नॉट, यानी दोस्तों हमारा चेंज कितना हुआ है 3 ए नॉट का। और दोस्तों कितने समय में हुआ है, ये हुआ है 4 सेकेंड में। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो बल आघूर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 ए नॉट अपॉन में 4। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों कोई पहिया है यदि इस पर यानी इतना बल आघूर्ण अपन कार्य करेंगे तो दोस्तों इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा ए नॉट से 4 ए नॉट हो जाएगा 4 सेकेंड के अंदर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 64वां क्वेश्चन है। हमारा जो 64 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 राशियाँ दी हुई है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी राशि है जो हमारी वेक्टर राशि है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना, हमारा जो बल आघूर्ण यानी टो होती है दोस्तों हमारी सदिश राशि होती है। और ये इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों F क्रॉस R होता है, यानी इसका दोस्तों जो स्थिर सदिश होता है और जो बल होता है इन दोनों ही की परपेंडिकुलर होती है। तो याद रखना जो हमारी बल आघूर्ण होती है दोस्तों एक सदिश राशि होती है, बल्कि कार्य, शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो तीनों ही दोस्तों हमारी स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशियां हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है जो 65वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि निकाय पर कार्यरत बल आघूर्ण T इक्वल टू 0 है तब, यानी दोस्तों आपको बताना है यदि किसी निकाय पर यानी जो हमारा बल आघूर्ण 0 है तब आपको बताना है कि दोस्तों उसका ओमेगा का मान 0 होगा, अल्फा का मान 0 होगा, या जे का मान 0 होगा, या एफ का मान 0 होगा। यदि दोस्तों किसी यानी बल पर दोस्तों यानी बल आघूर्ण का मान 0 है तो दोस्तों इसका जो कोणीय संवेग है उसका मान तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यानी संवेग में परिवर्तन का मान 0 होता है, न कि संवेग कोणीय संवेग का मान। तो दोस्तों हमारा एंगुलर मोमेंटम तो हमारा 0 न होकर 0 होगा, बल्कि दोस्तों इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वो होता है हमारा आई एल्फा। यदि दोस्तों टो का मान हमारा 0 है तो जड़त्व आघूर्ण तो हमारी किसी राशि का 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण तो दोस्तों हमारा MR स्क्वायर होता है, यानी कि यह ओमेगा पर निर्भर नहीं करता। बल्कि दोस्तों यदि आई का मान भी 0 नहीं है, टो का मान 0 है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या कि हमारा एल्फा का मान भी 0 हो जाएगा। नहीं दोस्तों यदि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण यानी टी का मान 0 है तो निश्चित ही उसके अंदर दोस्तों हमारा जो कोणीय त्वरण है उसका मान भी 0 हो जाएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आज के ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें जिससे कि दोस्तों आपको सभी चैप्टर वाइज यानी जो MCQ है दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें मोटिव मिलेगा और हमें तभी दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड करा सकेंगे। तब तक दोस्तों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।